आज है 22 दिसंबर सोमवार का दिन। हरकारा के इस ऑडियो अंक में आपका स्वागत है। हरकारा लेकर आया है आज के न्यूज़लेटर का पॉडकास्ट, जिसे आपके लिए तैयार किया है निधिश त्यागी के साथ राजेश चतुर्वेदी, गौरव नौड़ियाल और फलक अफशान ने। जिन खबरों का जिक्र हम यहाँ कर रहे हैं, उनके लिंक्स और विस्तृत जानकारी मूल न्यूज़लेटर में है। सुनिए ऑटोमेटेड आवाज़ में। हरकारा यानी हिंदी भाषियों के लिए क्यूरेटेड न्यूज़लेटर। ज़रूरी खबरें और विश्लेषण। शोर कम, रोशनी ज़्यादा। आज की प्रमुख चर्चाओं में हम बात करेंगे तमिलनाडु की मतदाता सूची से करीब 97 लाख नामों के हटाए जाने पर उठे बड़े विवाद की, जिसमें डेटा के बारीक विश्लेषण ने कई चौंकाने वाली गड़बड़ियों को उजागर किया है। इसके साथ ही हम नज़र डालेंगे भारत और अमेरिका के बीच बदलते रणनीतिक रिश्तों पर, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच बढ़ते कथित अविश्वास ने विशेषज्ञों की चिंता बढ़ा दी है। आज के बुलेटिन में हम उत्तर भारत की राजनीति में जाट समुदाय द्वारा तैयार की जा रही नई रणनीतियों और अजगर गठबंधन की कोशिशों पर भी चर्चा करेंगे। साथ ही झारखंड से आए एक हृदयविदारक खबर आपको झकझोर देगी, जहां स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली के कारण एक पिता को अपने मासूम बच्चे का शव झोले में लेकर पैदल चलना पड़ा। इन महत्वपूर्ण खबरों के अलावा हम देश और दुनिया की कई अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों का विस्तार से विश्लेषण करेंगे। शुरुआत करते हैं तमिलनाडु से जुड़ी एक बड़ी खबर के साथ। तमिलनाडु में मतदाता सूची से 97 लाख से अधिक नाम हटाए जाने पर एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। द हिंदू की एक विशेष रिपोर्ट के अनुसार राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा जारी सूची के विश्लेषण में ऐसी विसंगतियां मिली हैं जो सांख्यिकीय रूप से लगभग असंभव लगती हैं। रिपोर्ट बताती है कि राज्य के 75,000 से ज़्यादा पोलिंग स्टेशनों के डेटा में 8 ऐसी श्रेणियां मिली हैं जो जनसांख्यिकीय मानदंडों के खिलाफ हैं। सबसे ज़्यादा हैरानी युवाओं की मौत के आंकड़ों को लेकर है। कई पोलिंग स्टेशनों पर हटाए गए नामों में 50 वर्ष से कम उम्र के लोगों की संख्या असामान्य रूप से ज़्यादा है। उदाहरण के लिए, तिरुवल्लुर जिले के माधवरम में एक स्टेशन पर दर्ज 58 मौतों में से 84% युवा थे। इसके अलावा चेन्नई और मदुरै जैसे इलाकों में नाम हटाने की दर औसत से कई गुना अधिक पाई गई है। यह विश्लेषण मतदाता सूची की पवित्रता और निर्वाचन आयोग की सुधार प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाता है। अगली खबर भारत और अमेरिका के बीच के रणनीतिक रिश्तों को लेकर है। निक्की एशिया की एक विस्तृत रिपोर्ट ये दावा करती है कि पिछले 2 दशकों से चले आ रहे मजबूत भारत अमेरिका संबंधों में अब दरार के संकेत मिल रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच अविश्वास की भावना बढ़ रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि ट्रंप का अनिश्चित व्यवहार और व्यापारिक मोर्चे पर उनके कड़े रुख ने दूरियां बढ़ा दी हैं। इस साल अगस्त में ट्रंप द्वारा भारतीय आयात पर शुल्क को 25% से बढ़ाकर 50% करने के फैसले को भारत ने कड़े विरोध के रूप में देखा है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि मोदी अब ट्रंप के साथ संवेदनशील मुद्दों पर चर्चा करने को एक राजनीतिक जोखिम के रूप में देखते हैं। भारत द्वारा रूस से कच्चे तेल की खरीद और हाल ही में रूसी राष्ट्रपति पुतिन की भारत यात्रा ने इस तनाव को और हवा दी है। राजनीति के गलियारों से एक और खबर उत्तर भारत के जाट समुदाय को लेकर है। द हिंदू के लिए अशोक कुमार की रिपोर्ट बताती है कि जाट समुदाय अपनी खोई हुई राजनीतिक शक्ति को वापस पाने के लिए अब अन्य कृषि प्रधान समुदायों जैसे गुर्जर, बिश्नोई और मीना के साथ मिलकर एक नया गठबंधन बनाने की तैयारी कर रहा है। राजस्थान के पुष्कर में आयोजित राष्ट्रीय जाट शताब्दी सम्मेलन में ये स्पष्ट संदेश दिया गया कि समुदाय को अब राजनीतिक उपेक्षा बर्दाश्त नहीं है। किसान नेता युद्धवीर सिंह ने कहा कि जाटों की मुख्य चिंता केंद्र सरकार में उनकी घटती हिस्सेदारी है। रिपोर्ट में रेखांकित किया गया है कि आज़ादी के बाद ये पहली बार है जब केंद्रीय कैबिनेट में एक भी जाट मंत्री शामिल नहीं है। अब ये समुदाय पुराने अजगर समीकरण यानी अहीर, जाट, गुर्जर और राजपूत को आधुनिक रूप में पुनर्जीवित करने की कोशिश कर रहा है ताकि एक बड़ा राजनीतिक ब्लॉक बनाया जा सके। बिहार में भी एक नया सामाजिक विवाद खड़ा होता दिख रहा है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार राज्य में भूमिहार समुदाय अब अपने आधिकारिक दस्तावेजों में भूमिहार की जगह भूमिहार ब्राह्मण शब्द के इस्तेमाल की मांग कर रहा है। बिहार राज्य सवर्ण आयोग ने इस संवेदनशील मुद्दे पर कोई ठोस फैसला लेने के बजाय इसे राज्य सरकार के पाले में डाल दिया है। विभिन्न संगठनों का तर्क है कि 1931 की जनगणना के रिकॉर्ड में उनका नाम भूमिहार ब्राह्मण ही दर्ज था, लेकिन 2015 से सरकार केवल भूमिहार शब्द का उपयोग कर रही है। भगवान परशुराम परिषद जैसे संगठनों ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने उनकी पहचान से जुड़ी इस विसंगति को दूर नहीं किया तो वे बड़े पैमाने पर आंदोलन शुरू करेंगे। झारखंड के चाईबासा से स्वास्थ्य तंत्र की विफलता की एक बेहद दर्दनाक तस्वीर सामने आई है। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार चाईबासा के सदर अस्पताल में इलाज के दौरान एक 4 महीने के मासूम की मौत हो गई। आरोप है कि जब माता पिता ने शव को घर ले जाने के लिए मर्चुरी वैन मांगी तो उन्हें वाहन उपलब्ध नहीं कराया गया।
मजबूरन उस गरीब आदिवासी परिवार को अपने बच्चे का शव सब्जी ले जाने वाले एक प्लास्टिक के झोले में रखकर करीब 80 किलोमीटर दूर अपने घर ले जाना पड़ा। इस घटना का वीडियो वायरल होने के बाद स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने जांच के आदेश दिए हैं। हालांकि प्रशासन का दावा है कि परिवार इंतजार किए बिना ही चला गया था, लेकिन इस घटना ने ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सुविधाओं की दयनीय स्थिति पर फिर से सवाल खड़े कर दिए हैं। साइबर अपराध की दुनिया से दिल्ली में एक बड़ी ठगी का मामला सामने आया है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली पुलिस के साइबर सेल ने एक 78 वर्षीय कपड़ा व्यापारी से हुई 18.80 करोड़ रुपए की ठगी का पर्दाफाश किया है। ये दिल्ली के इतिहास की दूसरी सबसे बड़ी साइबर ठगी बताई जा रही है। ठगों ने पीड़ित को एक व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल किया और शेयर ट्रेडिंग में भारी मुनाफे का लालच दिया। इसके लिए एक नकली ऐप बनाया गया था जो पीड़ित को फर्जी निवेश और मुनाफा दिखाता था। जांच में पता चला है कि यह गिरोह कंबोडिया से संचालित हो रहा था और इसमें चीनी नागरिकों का हाथ था। पुलिस ने अब तक 20 लोगों को गिरफ्तार किया है जिन्होंने कमीशन के लालच में अपने बैंक खाते ठगों को किराए पर दिए थे। संसदीय परंपराओं और कानून बनाने की प्रक्रिया पर आकार पटेल ने अपने लेख में गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने 17 दिसंबर को लोकसभा में पेश किए गए रोजगार मिशन बिल का उदाहरण देते हुए कहा कि विपक्षी सांसदों को इसे पढ़ने और समझने के लिए पर्याप्त समय नहीं दिया गया। बिल शाम 5 बजे पोर्टल पर आया और पौने 6 बजे तक संशोधन मांग लिए गए, जिसके बाद अगले दिन इसे ध्वनि मत से पारित कर दिया गया। पटेल लिखते हैं कि मोदी सरकार के दौरान बिलों को संसदीय समितियों को भेजने की परंपरा काफी कम हुई है। आंकड़ों के मुताबिक जहां 15वीं लोकसभा में 71% बिल समितियों को भेजे गए थे, वहीं दूसरी मोदी सरकार में यह आंकड़ा गिरकर केवल 16% रह गया है। लेखक का तर्क है कि इस तरह की जल्दबाजी और बिना चर्चा के बनाए गए कानूनों के कारण अक्सर समाज में असंतोष और विरोध की स्थिति पैदा होती है, जैसा कि पूर्व में किसान कानूनों के समय देखा गया था। पड़ोसी देश बांग्लादेश में हिंसा और अस्थिरता का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार छात्र आंदोलन के एक और प्रमुख नेता मोतलेब शिकदर को सोमवार को खुलना शहर में सिर में गोली मार दी गई। ये हमला छात्र नेता शरीफ उस्मान हादी की हत्या के महज कुछ दिनों बाद हुआ है। इन घटनाओं के बीच भारत में स्थित बांग्लादेश उच्चायोग ने अपनी वीजा सेवाओं को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है। दूसरी ओर बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने दावा किया है कि देश 12 फरवरी को चुनाव कराने के लिए तैयार है। हालांकि पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अंतरिम सरकार पर कानून व्यवस्था बनाए रखने में पूरी तरह विफल होने का आरोप लगाया है। वहां अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमलों के विरोध में ढाका में बड़े प्रदर्शन भी हो रहे हैं। उत्तराखंड के हरिद्वार में एक नया सांस्कृतिक विवाद उभरा है। पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार गंगा किनारे उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग के एक होटल में आयोजित होने वाले क्रिसमस कार्यक्रम को हिंदू संगठनों के विरोध के बाद रद्द कर दिया गया है। आरएसएस और श्री गंगा सभा जैसे संगठनों ने तर्क दिया कि हरिद्वार देवताओं की भूमि है और यहां विदेशी संस्कृति से जुड़े कार्यक्रमों की अनुमति नहीं दी जाएगी। होटल प्रबंधन ने स्पष्ट किया कि कार्यक्रम केवल बच्चों के लिए था और इसमें कुछ भी आपत्तिजनक नहीं था, लेकिन स्थानीय दबाव और विरोध को देखते हुए इसे रद्द करने का निर्णय लिया गया। अब वहां क्रिसमस के बजाय केवल गंगा आरती का ही आयोजन होगा। केरल के राजनीतिक माहौल में भी तनाव देखा जा रहा है। इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार पलक्कड़ में छत्तीसगढ़ के एक मजदूर रामनारायण बघेल की भीड़ ने पीट कर हत्या कर दी, क्योंकि उन्हें उसके बांग्लादेशी होने का संदेह था। राज्य सरकार ने इस घटना के लिए दक्षिणपंथी समूहों की नफरत की राजनीति को जिम्मेदार ठहराया है। इसके साथ ही द वायर की रिपोर्ट बताती है कि केरल के शिक्षा मंत्री ने कुछ स्कूलों द्वारा क्रिसमस समारोहों को रद्द करने के फैसलों पर नाराजगी जताई है। मंत्री का आरोप है कि स्कूलों को धमकी देकर उत्सव मनाने से रोका गया है, जो केरल की धर्मनिरपेक्ष पहचान के लिए एक बड़ा खतरा है। अब बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया के एक बड़े फैसले की, जिसे डिजिटल लॉकडाउन कहा जा रहा है। निधीश त्यागी ने हरकारा डीप डाइव में डॉक्टर और पत्रकार कृति गर्ग से इस पर विस्तार से चर्चा की है। ऑस्ट्रेलिया ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया है। शोध बताते हैं कि सोशल मीडिया पर बिताया गया हर अतिरिक्त घंटा किशोरों में डिप्रेशन का खतरा 13% तक बढ़ा देता है। कृति गर्ग बताती हैं कि कोविड के बाद बच्चों का स्क्रीन टाइम बेतहाशा बढ़ा है, जिससे उनके संवाद करने के कौशल खत्म हो रहे हैं। हालांकि इस बैन को लागू करना एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि बच्चे एआई और फेक अकाउंट्स के जरिए रास्ते निकाल रहे हैं, लेकिन सरकार ने टेक कंपनियों पर भारी जुर्माने का प्रावधान रखा है। भारत जैसे बड़े बाजार के लिए भी यह एक चेतावनी है। कर्नाटक के हुबली से ऑनर किले का एक दुखद मामला सामने आया है। मकतूब मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार 19 साल की एक गर्भवती महिला मान्या की उसके पिता और भाइयों ने मिलकर हत्या कर दी। मान्या ने कुछ समय पहले ही एक दलित युवक विवेकानंद से प्रेम विवाह किया था, जिससे उसका परिवार नाराज था। दंपति धमकियों के कारण गांव से बाहर रह रहे थे,
लेकिन जैसे ही वे वापस लौटे, उन पर हमला किया गया। पुलिस ने हत्या के आरोप में पिता और 2 भाइयों को गिरफ्तार कर लिया है। बेरोजगारी का एक भयावह चेहरा ओडिशा में देखने को मिला है। डीसी वेब डेस्क की रिपोर्ट के अनुसार संबलपुर में होमगार्ड की केवल 187 नौकरियों के लिए 8,000 से अधिक शिक्षित युवाओं ने आवेदन किया। हैरानी की बात यह है कि इस पद के लिए न्यूनतम योग्यता केवल 5वीं पास थी, लेकिन आवेदकों में बड़ी संख्या में स्नातक और पोस्ट ग्रेजुएट युवा शामिल थे। इतनी बड़ी भीड़ को संभालने के लिए प्रशासन को एक हवाई पट्टी को परीक्षा केंद्र में बदलना पड़ा और पूरी प्रक्रिया की निगरानी ड्रोन के जरिए की गई। बुलंदशहर हाईवे गैंगरेप की एक उत्तरजीवी ने टाइम्स ऑफ इंडिया के संवाददाता राहुल सिंह से अपनी 8 साल की लंबी लड़ाई की दास्तान साझा की है। पीड़िता, जो अब 23 साल की है, बताती है कि समाज के तानों और बदनामी के डर से उसके परिवार को 5 बार शहर बदलना पड़ा। उसके पिता का कारोबार पूरी तरह ठप हो गया, लेकिन इन सब दुखों के बावजूद उसने हार नहीं मानी और अब वो जज बनने के लिए कानून की पढ़ाई कर रही है ताकि वो अन्य पीड़ितों को न्याय दिला सके। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार को वन भूमि पर अवैध कब्जों को लेकर कड़ी फटकार लगाई है। पीटीआई के अनुसार अदालत ने कहा कि सरकार और उसके अधिकारी अपनी आंखों के सामने हो रहे कब्जों पर मूकदर्शक बने हुए हैं। मुख्य न्यायाधीश की पीठ ने मुख्य सचिव को एक जांच समिति बनाने और रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है। साथ ही विवादित क्षेत्रों में किसी भी तरह के निर्माण कार्य पर तुरंत रोक लगा दी गई है। मिर्जापुर में प्रस्तावित अदानी पावर प्लांट को लेकर भी विवाद गहरा गया है। द टेलीग्राफ में श्रीरूपा दत्ता की रिपोर्ट बताती है कि जहां ये प्लांट बनना है, वो क्षेत्र भालू संरक्षण रिजर्व के लिए प्रस्तावित था। पर्यावरणविदों का कहना है कि 1600 मेगावाट के इस प्लांट से उस नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र को भारी नुकसान पहुंचेगा। मामला फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में है, लेकिन रिपोर्टों के अनुसार निर्माण से जुड़ी गतिविधियां वहां तेज हो गई हैं। वन्यजीव प्रेमियों का कहना है कि विकास की कीमत पर इन विलुप्तप्राय प्रजातियों के घर को उजाड़ना गलत है। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में रूस की राजधानी मॉस्को में एक कार बम धमाके में रूसी जनरल फानल सरवरोव की मौत हो गई है। एपी की रिपोर्ट के अनुसार रूसी जांच एजेंसियों को शक है कि इस हत्या के पीछे यूक्रेनी खुफिया सेवाओं का हाथ हो सकता है। वहीं गुजरात का एक युवक साहिल, जो रूसी सेना में जबरन भर्ती किया गया था, अब यूक्रेन की जेल में है। न्यू इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक साहिल ने एक वीडियो जारी कर प्रधानमंत्री मोदी से अपनी रिहाई के लिए गुहार लगाई है और अन्य भारतीयों को रूसी सेना के झांसे में न आने की चेतावनी दी है। अमेरिका जाने की चाहत रखने वाले भारतीय पेशेवरों के लिए भी मुश्किलें बढ़ गई हैं। वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार ट्रंप प्रशासन की नई सोशल मीडिया जांच नीति के कारण सैकड़ों H-1B वीजा धारक भारत में ही फंस गए हैं। उनके इंटरव्यू अचानक रद्द कर दिए गए हैं और उन्हें अगले साल मार्च या अप्रैल की तारीखें दी जा रही हैं। इससे कई लोगों की नौकरियों पर खतरा मंडरा रहा है। उधर चीन और भारत के बीच तवांग में छठे दलाई लामा पर आयोजित एक संगोष्ठी को लेकर विवाद छिड़ गया है। चीन ने इसे सांस्कृतिक चोरी करार दिया है, जबकि भारत ने इसे अकादमिक और सांस्कृतिक आयोजन बताया है। अंत में तमिलनाडु के तिरुपुर के कपड़ा उद्योग से जुड़ी एक चिंताजनक खबर। डेक्कन हेराल्ड की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिकी टैरिफ की मार से तिरुपुर के निटवेया हब को पिछले 3 महीनों में 3,600 करोड़ रुपये का भारी नुकसान हुआ है। अमेरिका द्वारा भारतीय कपड़ों पर लगाए गए 50% के शुल्क के कारण निर्यातकों के पास ऑर्डर नहीं आ रहे हैं। इस आर्थिक मंदी के कारण हजारों प्रवासी मजदूर बेरोजगार होकर अपने घरों को लौट रहे हैं। निर्यातकों ने सरकार से तुरंत वित्तीय राहत और सब्सिडी की मांग की है ताकि इस संकटग्रस्त उद्योग को बचाया जा सके। आज के पॉडकास्ट में बस इतना ही। इन सभी खबरों को विस्तार से पढ़ने और समझने के लिए आप हरकारा के न्यूज़लेटर को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमें अपनी प्रतिक्रियाएं और सुझाव जरूर भेजें। हम फिर मिलेंगे अगली महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जीते हैं यहाँ दुनिया को धोखा देकर। आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर। आओ काका जी इधर, आओ मामा जी इधर, सुनो दुनिया।